करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस नंबर, आपका जो है क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसका अब साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, आप शुरू करिए और जवाब दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा, इसका जवाब जरूर देंगे आप अंतिम कमेंट और लाइक सब्सक्राइब में। ओके, तो चलिए नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए, आपके पास टाइम भी दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लेकिन। चलिए पहला प्रश्न है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? आप जवाब देंगे। तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? आप जवाब देंगे। बिहार एसएससी वालों के लिए ज़्यादा स्पेशली है, और ऐसे तो साइंस सभी क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? अगर बीपीएससी वाले करना चाहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं, जिनका 9 to 10 पढ़ना है, ठीक है, याद रखेंगे। तो तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं बताइएगा। तो याद रखिएगा, तारे को बड़े बड़े गुच्छे को गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहेंगे? गैलेक्सी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी, जिनका सही आया होगा वो नंबर लगाएंगे। टोटल बताइएगा 50 क्वेश्चन में कितना आ रहा है, क्योंकि आपके लिए मैंने साइंस किया है, इसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया। याद रखिएगा, कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? मतलब आप अगर किए होंगे कि हरा टुकड़ा शीशा का या हरा कपड़े, मतलब जो शीशे का होता है हरा कलर का, उसे अगर देखिएगा फूल का रंग तो कैसा होगा बताइएगा। बहुत अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं, इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो जानते हैं काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जिनका ऑप्शन नंबर ए सही आया होगा उनका दूसरा क्वेश्चन भी सही हो गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। मैं आराम से चलूंगा, जिनको स्पीड करके देखना है वो वीडियो स्पीड करके देखेंगे, और कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे। प्रैक्टिस सेट पहला है, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ हैं। पादपों में जो है संचित भोज्य पदार्थ जो हैं आप बताएंगे, भोज्य पदार्थ को बताइएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए मंड, जिनका आंसर मंड आया होगा उन्होंने सही जवाब दिया, याद रखिएगा। चलिएगा, इंद्रधनुष जो है बनाने का कारण नहीं है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है इसमें बताना है, और कौन सा कारण है बताएंगे। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। चलिए आप जवाब देते रहिएगा, मैंने तब तक थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ। यह वर्षा के दिनों में सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाना सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब याद रखिएगा, इसमें अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक, ठीक है, परावर्तन होते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब जानते हैं आप। पूर्ण आंतरिक बोलिए चाहे विवर्तन बोल सकते हैं, तीनों होता है, लेकिन व्यक्तिकरण नहीं होता है, यह ध्यान रखेंगे। जिनका ऑप्शन नंबर डी लगाए वो सही लगाए, आपके पास टाइम दिया गया था। चलिएगा, 5वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? मतलब हमारे जो मुंह है उसके द्वारा देते हैं, बताइएगा। तब तक मैंने कुछ और भी डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बताइए, पोलियो का खोज किसने किया ये बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, तो पोलियो का खोज किसने किया है? तो पोलियो का खोज आपको जोसेफ साल्क ने किया है। कौन किया है? साल्क ने। याद रखिएगा, किन्होंने किया? तो साल्क ने किया है। तो बताइएगा, तो आप याद रखिएगा, पोलियो का टीका का खोज जॉन साल्क ने किया है, याद रखेंगे। अब पोलियो के मुख्य टीके का जो खोज है सेविन ने किया था, मुख्य खोज होता है सेविन ने किया था। तो इसका आंसर आप जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाया उन्होंने सही लगाया, पोलियो ही मुख से लेते हैं, ठीक है। चलेंगे, 6ठा प्रश्न का जवाब देंगे। टीबी जो है बताइए, टीबी जो है क्या है? वायरस है या जीवाणु है? तो जीवाणु है, ठीक है। कौन किया था? रॉबर्ट कोच, याद रखिएगा, बहुत जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। आहार श्रृंखला, फूड चैन के विभिन्न स्तरों पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं, क्या कहते हैं ये जवाब दीजिए। आहार श्रृंखला जो है फूड चैन होता है, विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा मतलब प्रदान करता है। तो इन स्तरों को क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो आप जानते हैं इसका आंसर, बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर, जवाब दीजिए। एक मतलब ट्रॉपिक लेयर कहते हैं, एक तरह से क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेयर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया उन्होंने सही लगाया, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 7वां प्रश्न, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन के साथ मैं टाइमिंग के साथ चल रहा हूं क्योंकि आपको आसानी हो। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं बताना है? सही नहीं है, कौन सा कथन जो है सही नहीं, मतलब 3 सही होंगे, 1 सही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जो है आयोडीन के साथ रंग प्रदान जो है नहीं करता है, कौन? स्टार्च और सेलुलोज, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने लगाया होगा उन्होंने सही लगाया। तो
तो मतलब दो बहुलक हैं, एकदम सही हैं। दोनों के वनस्पतिक उद्भव हैं, एकदम सही हैं। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं, एकदम सही हैं मेरे दोस्त। नहीं है मतलब आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलेंगे 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण जो है टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटरों के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके, ये बताइएगा। 8वां प्रश्न का जवाब देंगे तो 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मोडेम। क्या है? मोडेम। याद रखिएगा, कंप्यूटर से मैंने नहीं करवाया है, करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक भी आप एसएससी का प्रैक्टिस दें तो आपको छूटे नहीं, ठीक है। ऐसे वन लाइनर का कल आ जाएगा। बिहार एसएससी के जीके का जो मैंने था वो आज 12 बजे दे दिया है। कल आपका 12 बजे सार संग्रह का 2019 का आने वाला है। याद रखिएगा, बीपीएसएससी के तहत जो है एग्ज़ाम हो रहा है, उसका 19 में जो वन लाइनर आएगा, तो याद रखिएगा, तैयार रहिएगा, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपके प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन के अनुसार। आपने प्रीवियस ईयर का किया है, मैंने ऑर्डर किया है, बुक अभी तक आया नहीं है, आएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। 2 दिन लगेंगे अभी आने में। चलिएगा, निम्न में से किसके जांच के लिए ELIS से टेस्ट किया जाता है? ELIS टेस्ट किया जाता है। आपके सामने 2 ऑप्शन तो यहाँ पे हैं, मधुमेह और तपेदी, ठीक है। मधुमेह और तपेदी यहाँ पे है, 2 ऑप्शन और दिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट है, तो याद रखिएगा इसका आंसर अगर है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्या कि उसके बाद आप बताइएगा। तो जो आपका जो है 9वां प्रश्न का, याद रखिएगा, एड्स, AIDS, एड्स जो है ये एक तरह से ELIS का टेस्ट है, ठीक है। एड्स का चेक हम लोग इसी के तहत करते हैं। तो चलिए, होगा ऑप्शन, देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी एड्स। ELS, क्या था बताइएगा? ELIS टेस्ट जो है एड्स को पता करता है, एड्स का बीमारी का पता करता है। थोड़ा सा मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, मैंने क्वेश्चन किताबें ऑर्डर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, थोड़ी वॉचिंग कर लीजिए वीडियो का, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं। चलेगा, 10वां प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि सोडियम जो वाष्प है लैंप का प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। बताइएगा, सोडियम वाष्प जो है हम लोग देखते हैं पहले के पीले जो लाइट आप देखते थे उसमें आप डाला जाता था वाष्प सोडियम का, पीला जो लाइट होता था, ठीक है, तो उसमें सड़क के प्रकाश के लिए डाला जाता है। अभी भी कहीं कहीं होगा, अब तो LED भी है तो उसमें भी लगभग अब तो अलग हो गया, ठीक है। बताइए, 10वें प्रश्न का जवाब देंगे। 10वां प्रश्न आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया, इनका प्रकाश एक वर्णिक है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, बस इसलिए दिया जाता है, विभक्त नहीं होता है इसलिए दिया जाता है सोडियम वाष्प, याद रखेंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है? बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, कटहल का परिदल पुंज जो होता है एवं बीज होते हैं, जो हम लोग खाते हैं वो दोनों होते हैं, पुंज एवं बीज खाते हैं, दोनों खाते हैं। तो किसका? तो कटहल का। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया उन्होंने सही दिया। मतलब क्या है? परागकण मतलब पूंजी वाला भी होता है, मतलब पुंज होता है उसका, ठीक है। उसका ऊपरी हिस्सा भी हम लोग मतलब छिलका को खाते हैं और बीज को भी खाते हैं, ठीक है, मतलब मध्य भाग को भी खाते हैं, ठीक है। जवाब देंगे 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? बताइएगा, सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा, सबसे कम जो है आपका होल्स्टाइन फ्रीजन जो है पशु के में आपको सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है दूध में, याद रखेंगे, होल्स्टाइन फ्रीजन याद रखेंगे, ठीक है। होल्स्टाइन फ्रीजन जो है पशु है जिसमें दूध की जो है उसमें वसा प्रतिशत कम होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ें, सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल भी नहीं दूंगा। बताइएगा, हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? हरी खाद के लिए कौन सा उपयुक्त ज़्यादा नहीं है, ये जवाब देंगे। तो हरी खाद के लिए सबसे ज़्यादा जो है मक्का जो आपका है, हरी मक्का, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिनका सही जो लगाए होंगे वो सही लगाए हैं,
ठीक है। मधुमक्खी पालन कहलाता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मधुमक्खी पालन मैंने डाला है वीडियो। तो मधुमक्खी पालन अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे पालन कहलाता है पूछ दिया, बस यही अंतर है। तो अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर मधुमक्खी पालन अध्ययन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं, तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन ऐसे याद करते हैं। अगर पूछ दे मत्स्य पालन तो पीसी कल्चर, मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन, मत्स्य पालन पीसी कल्चर। सिल्वर कल्चर एंड सेरी कल्चर जो होता है, सेरी या सिल्वर कल्चर जो होता है, ये जो होता है रेशम कल्चर को कहते हैं, ठीक है। और फलों के जो होता है, फलों के उत्पादन को हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। चारों मैंने क्लियर कर दिया कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। चलेंगे, ये जरूर पूछता है इसलिए मैंने इसे रिपीट किया, ठीक है। 15वां प्रश्न, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का जो है शुद्धिकरण किया जाता है, ये जवाब देंगे। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो बताइएगा, जल का शुद्धिकरण जब भी होगा तो आप जानते हैं ब्लीचिंग से होगा कि कुछ और से होगा, बताइएगा। 15वां प्रश्न का जवाब देंगे। 15वां प्रश्न का तो क्लोरीन द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? क्लोरीन द्वारा होगा। तो जल का शुद्धिकरण ब्लीचिंग द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। तो ब्लीचिंग का मतलब जो है क्लोरीन द्वारा ही होता है। ब्लीचिंग कहिए, क्लोरीन द्वारा कहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही था, याद रखेंगे। 15वां प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। और चलिए थोड़े से अगर जानना है, जानकारी लेनी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अमोनियम नाइट्रेट द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है खाद्य के रूप में परिवर्तन करते हैं। खाद्य के रूप में मतलब कहिए प्रयोग करते हैं या जो कहिए, ठीक है। हाइड्रोजन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो बैलून के भरने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का हम लोग प्रयोग, जो हवा में उड़ता है ना बैलून, उसमें हाइड्रोजन के भरा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ओमिनी द्वारा, ओमिनी, ठीक है। ओमिनियम द्वारा हो गया नाइट्रेट, सॉरी हाँ सही है। ओमिनियम द्वारा क्या करते हैं हम लोग, तो खेतों में जो है पौधा जो है ना, पौधे के लिए हम लोग करते हैं। जो खेत में पौधा होता है उसके लिए हम लोग ये उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न का है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? दूध का घनत्व जो है क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं, हम लोग करते हैं, तो दूध का घनत्व क्या होगा? कम होगा, वही रहता है, या बढ़ जाता है, या पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, बताइएगा। तो आप जानते हैं 16वां प्रश्न का ऑप्शन बढ़ जाता है, या तो क्या घनत्व जो है बढ़ जाएगा। क्रीम जब निकल जाएगा तो क्रीम ही तो है जो कि एक जगह रखता है, अब वो निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर दूध के क्रीम से अलग कर देते हैं तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन इसका याद रखिएगा। आयतन क्या होगा? आयतन याद रखिएगा, इसका घट जाएगा। अगर इसी जगह पे अगर पूछ देता कि दूध के क्रीम का अलग होने पर आयतन पूछ दे तो आप बोलिएगा घट जाएगा, और बढ़ जाए तो आप बोलिएगा मतलब घनत्व पूछ दे तो बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे घनत्व की जगह पे आयतन कर दे तो कम कर देगा, नहीं तो बढ़ जाएगा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आयतन लिखेगा तो घट जाएगा और घनत्व लिखेगा तो बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दूध को हम लोग कितने डिग्री पर उबालते हैं, तो 62 डिग्री, दूध का जो है 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं, याद रखिएगा। 30 मिनट तक उबालते हैं, याद रखिएगा। चलिएगा, ये छोटी जानकारी इसलिए कि आप अगर घर में दूध उबालते हैं तो देखिएगा। 17वां प्रश्न, आंसू जो हम लोग रोते हैं, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? मतलब कौन सा एंजाइम जो पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है मर जाता है आंसू में, बताएंगे कौन सा? आप जवाब देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा लाइसोजाइम, याद रखेंगे लाइसोजाइम जो है पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। नमक एंजाइम पाया जाता है इसका, जिसके कारण जीवाणु जो है मर जाता है। अच्छा ये बताइए, पेशाब का पीला रंग क्यों होता है? तो ये जो चौथा देख रहे हैं ना, क्रोम के कारण हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 18वां प्रश्न में बताइए, दाद जो है रेनवॉर्म है एक, क्या है रेनवॉर्म? ये जवाब देंगे। भारी आवाज़ बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है मेरे दोस्त, क्षमा चाहूँगा, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करनी है अब किसी भी तरह से, तो ज़रूरी है क्योंकि टाइम से अगर नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है। देखिए एग्ज़ाम का डेट देखिए जनवरी फिक्स तो किया था, लेकिन अब लगता है डेट आगे बढ़ने का चांस है, हो सकता है फरवरी जाए, लेकिन आप लोग तैयार रहिए क्योंकि एग्ज़ाम होगा। तो दाद रेन वॉर्म जो है एक, याद रखिए चुनाव से तो पहले होगा, ये जान लीजिए। तो बताइए दाद है एक क्या है? 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। दाद एक जो है कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने लगाया है उन्होंने सही लगाया है, याद रखिएगा। जीवाणु से होने वाला रोग अगर पूछे आपसे तो क्या क्या बोलिएगा, सुन लीजिए। टीबी होगा,
टेटनस होगा, टी से टीबी को याद रखेंगे, टी से टेटनस को याद रखेंगे, एस से हैजा को याद रखेंगे, एस से हैजा को, एन से निमोनिया को याद रखेंगे। ये सब जीवाणु से होने वाला है। अगर विषाणु से पूछे तो विषाणु से शॉर्ट फॉर्म अगर याद करना है तो कैसे करिएगा, वायरस, जीवाणु माने वायरस, वायरस से ए से एड्स होगा, डी से डेंगू होगा, जे से ज्वार हो जाएगा, याद रखेंगे, पी से पोलियो हो जाएगा, याद रखेगा, पी से पोलियो हो जाएगा, याद रखेंगे, पी से पोलियो हो जाएगा, याद रखेंगे, पी से पोलियो हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, याद रखेंगे। और सी एस से चेचक हो जाएगा, याद रखेंगे। के एस से खसरा हो जाएगा, याद रखेंगे। टी से ट्रेकोमा हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सब वायरस से होने वाला है। ओके, क्लियर? अगर सुन लिए होंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां प्रश्न। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त से बहने के लिए कौन सा, हमारा जो रक्त का थक्का जो बनता है या जो बहता है उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है? आप जानते हैं विटामिन का, आप जानते हैं किससे होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर आप जवाब दे सकते हैं। बस यहाँ पे देखिए, ए है, यहाँ डी है, यहाँ के है और यहाँ ई है। आप समझ गए होंगे, आप तो आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो आंसर का जवाब दीजिए। 19वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने लगाया उन्होंने सही लगाया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर के। याद रखिएगा, विटामिन ए से कौन सी होती है? तो रतौंधी होता है। विटामिन डी से सूर्य के प्रकाश के कार्य से मिलता है हम लोग को विटामिन डी। ई मिलता है हमारा बांझपन जो होता है वो होता है विटामिन ए के कारण, क्या बोलते हैं, जनन रोग। चलिएगा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे पनडुब्बी के आविष्कारक जो थे कौन हैं? बताइएगा, पनडुब्बी का आविष्कारक कौन है? आपके सामने 20वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 20वां प्रश्न का याद रखिएगा, बुशबेल नाम है। बुशबेल ही थे जो कि पनडुब्बी बना दिए। बुशबेल ने ही पनडुब्बी बना दिए। याद रखिएगा, बुशबेल ने पनडुब्बी का आविष्कार कर दिए। सोचिए आगे अगर थोड़ी सी जानकारी अगर बताइए, वेयर्ड जो है, कोआल्ट जो है, वर्नियर क्या बनाए थे बताएंगे? तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था? वेयर्ड। तो इनका पूरा नाम क्या था? J.L. वेयर्ड। याद रखिएगा। मशीन गन जो हम लोग चलाते हैं, मशीन गन के आविष्कार कौन किया था? सर जेम पकल, जो कि इनमें नाम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे। 21वां प्रश्न है कि सूर्य हमें सूर्योदय के पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण क्या है? कारण क्या बताइए? तो आप जानते हैं परिकर्णन के कारण हम लोग को दिखाई देता है। सूर्य हमें सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। याद रखेंगे, नहीं तो बेचारा सो जाएगा नीचे। चलिए 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। 22वां प्रश्न आपके सामने है कि 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी लगभग क्या होगी? बताएंगे, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी क्या होगी? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 2257 जूल होगा, मतलब 2257। याद रखिएगा 2257 है ना, हम जब भी बोलेंगे नंबर से याद करेंगे। याद रखेंगे 2257। चलेंगे 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23वां प्रश्न है कि जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक जो है MP क्या होता है? इसका गलनांक जो है क्या होता है बताइएगा। तो 23वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या सही मैंने बोला बताइए? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखेंगे। चलेंगे आगे की ओर। गलनांक पूछा है, याद रखिएगा गलनांक पूछा है, इसलिए आयतन अगर पूछ दे तो घट जाएगा। याद रखिएगा, गलनांक पूछे तो बढ़ जाएगा और आयतन पूछे तो घट जाएगा। यही चीज़ इसमें भी चलता है। ठीक है। DNA की प्रक्रिया द्वारा RNA उत्पन्न करता है। DNA जो हम लोग प्रक्रिया है वो RNA उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है इसका जवाब देंगे आप। तो इसका जवाब याद रखिएगा, इसका जवाब होता है क्या मेरे दोस्त? तो बताएंगे RBC। क्या होंगे? RBC होता है। ठीक है। क्या होता है? RBC होता है। याद रखिएगा अस्थि मज्जा। याद रखेंगे अस्थि मज्जा। ठीक है। इसका आंसर का जवाब दीजिए। इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं प्रतिलेखन होता है। क्या होता है? प्रतिलेखन होता है RBC। ठीक है, प्रतिलेखन होता है। याद रखेंगे। 25वां प्रश्न। सूची 1 पशु है, सूची 2 में हृदय का विकास है से सम्मिलित कीजिए। और सूची में जो है सूची में नीचे दिए गए कुटों को जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। सही उत्तर दीजिए। ठीक है। तो सही उत्तर दीजिए। एक तरफ पशु है, एक तरफ हृदय विकास है। चलिए तो इसमें हम लोग जो है मिलाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे? तो चलिए यहाँ पे ही आंसर दे देते हैं, क्योंकि इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा तो वहाँ पे दिक्कत करेगा।
तो यहाँ पे आगे मिलाते हैं, है ना। तो चलिए 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो बताइए मत्स्य मतलब मछली का बताइए क्या जो है कितने कोष्ठ होते हैं, बताएंगे। मछली का बताइए कितना कोष्ठ होता है, बताएंगे। ऑप्शन नंबर बताइएगा इसका क्या होगा। तो याद रखिएगा मत्स्य का 2 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। यहाँ आपका 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए सर्प का कितने कोष्ठ होते हैं। सर्प का बताइएगा 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, बी होगा, ठीक है, क्लियर। मगरमच्छ का बताइए कितने कोष्ठ होंगे। मगरमच्छ का कितने कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ का आप बता दिए तो अच्छी बात है, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। तारा मछली का तो समझ गए, हृदय नहीं होता है, इसका जो है हृदय नहीं होता है, ये याद रखिएगा, डी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सामने मिल गया। चलिए इसका डिटेल क्लियर। चलिए आगे। तो 25वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आप देखे थे, मिलाए थे ना, 25वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आगे चलेंगे 26वां प्रश्न, ठीक है। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। 26वां प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन बनता है, तो 26वां प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। 26वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 26वां प्रश्न क्या है कि नेफोस्कोप, ठीक है, नेफोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है, ये जवाब देंगे, ठीक है। इसका जवाब देंगे, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे आप। बहुत अच्छे प्रश्न थे। बादलों की दिशा में एवं गति नेफोस्कोप मापी जाती है, मतलब बादलों की दिशा में एवं गति में, ठीक है, नापी जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही होगा। जिनका बी आया होगा उनका सही होगा। 27वां प्रश्न का जवाब देंगे। 27वां प्रश्न जिनका है ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है। स्वास्थ्य जो हमारे शरीर का जो है हिस्सा जो हमारे शरीर में है, स्वास्थ्य जो हम रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उसका जो खतरा बढ़ जाता है ओजोन क्षरण से, बताइएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा अंग हम लोग का प्रभावित होता है, ये प्रश्न बनता है, ये भी समझ जाइए, ठीक है। बताइएगा 27वां प्रश्न का याद रखेंगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर दिया है, बताइएगा सी, उन्होंने सही दिया है संवेदन तंत्रिका उत्तेजन। मतलब संवेदन तंत्रिका उत्तेजन क्या है, मतलब इसका क्या होता है, जैसे कि चमड़ा का कैंसर हो गया होना, चमड़े का जो प्रभावित होता है, संवेदन जो है हमारा चमड़ा है उस पर प्रभाव पड़ता है, वही चमड़ा कह सकते हैं, चमड़ा कैंसर भी कह सकते हैं, ठीक है, चमड़ा कैंसर भी होने का होता है, याद रखिएगा। संवेदी तंत्रिक उत्तेजन हमारा चमड़ा उमड़ा पे असर पड़ता है, याद रखेंगे। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आए तो कंफ्यूज मत होइएगा अभी, संवेदी अगर आ गया तो। 28वां प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख जो संगठकों में शामिल है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख एक संगठक है, ठीक है, में शामिल है, कौन सा है बताइएगा। उसमें कौन कौन से मतलब कहिए धातु कहिए अधातु कहिए जो मिला है, यह बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब देंगे। 28 का आंसर का जवाब जिन्होंने दिया होगा उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रश्न जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लाइमक, सिलिका, एल्युमिनियम, ये तीनों मिले होंगे, समझ जाइएगा, वही ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चूना पत्थर या खड़िया कहते हैं उसमें, या लाल मिट्टी का या सेल के जो खूब गर्म किया जाता है, समझ गए, इस तरह का होता है। चलेंगे ज़्यादा डिटेल देते चलेंगे, चलिएगा आगे चलेंगे। इंसुलिन स्रावित होती है, मतलब सीमेंट जो है कैसे बनाते हैं, तो एक चूने पत्थर का जैसे होता है या लाल मिट्टी के में जो है ना खूब गर्म किया जाता है तीनों को मिलाकर, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए इंसुलिन स्रावित होती है, बताइएगा इंसुलिन जो है स्रावित होती है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन, कहाँ से स्रावित होती है, मतलब निकलती है, ये बताइए, स्रावित होती है तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो है अग्नाशय, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से होती है। पैनक्रियाज इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं, याद रखेंगे। पैनक्रियाज ये मानव का सबसे, याद रखिएगा, अग्नाशय जो है मानव का सबसे दूसरा, याद रखिए, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो आप याद रखिएगा लीवर सबसे बड़ी है, याद रखिएगा, कितना है 1.5 जो है देता है, 1.5 से लेकर 2 की ग्रह तक होता है, इसलिए लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है जो कि पैनक्रियाज होता है, उसका नाम है, ठीक है। अगर पिट्यूटरी का बात किया जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अग्रभाग है, मस्तिष्क का जो है अग्रभाग को कहते हैं, और यह मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसे, याद रखिएगा पिट्यूटरी को, ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो डिटेल थोड़ी जानकारी जरूरी है। चलिए याद रखिएगा, सबसे बड़ा लीवर ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, लीवर, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय पैनक्रियाज जिसे कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि अग्रभाग है जिसे हम लोग मस्तिष्क का क्या कहते हैं, कौन सा मस्तिष्क कहते हैं बताइएगा, तो याद रखिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे 30वां प्रश्न बताइए। पराबैंगनी किरणें
किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? अच्छा लग रहा है सेट प्रैक्टिस तो कमेंट करेंगे। बताइएगा परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा है? 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा विल्हेम्स। विल्हेम्स कहाँ है? तो जोहान विल्हेम्स रिटर। याद रखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। चलेंगे आगे की ओर चलेंगे। चलिएगा ऑप्शन नंबर 31। ऑप्शन नंबर 31 का बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी बहुत बार प्रश्न पूछा है, मैंने पढ़ाया भी है। तो बायोप्सी क्या है? तो याद रखिएगा बायोप्सी आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कोशिका और ऊतकों के प्रियता से एक चिकित्सक निदान तकनीक होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर 31वां प्रश्न का जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे उनका सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। बायोप्सी वही होता है कि मतलब कोशिका और ऊतक का जो है ना निदान करते हैं हम लोग, मतलब उसका उपाय करते हैं। ठीक है, चलिएगा ये देखिए इसका प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? बताइएगा बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल देखते हैं कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संबंध नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। जैसे देखिए इसका संबंध है, याद रखेंगे राइबोफ्लोविन, ये कौन सा विटामिन है ये बताएंगे? राइबोफ्लोविन। तो राइबोफ्लोविन विटामिन 2 है। देखिए नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे कौन सा नहीं है, याद रखिएगा विटामिन कॉम्प्लेक्स का ये विटामिन 2 का जो है रासायनिक सूत्र है एक तरह से राइबोफ्लोविन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन, इसको दिखाते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा देखिए विटामिन B1 है थायमिन। ठीक है, स्कैर्विक जो है विटामिन सी है। तो बी फ्लोविक अम्ल जो है आपका, फ्लोविक अम्ल जो है क्या है? फ्लोविक अम्ल जो है टेरोइल ग्लूमेटिक है। ठीक है, ऐसे इसका लिखते हैं टेरोइल गैलूमेटिक, लिखाता नहीं है क्या करूं, गैलूमेटिक है। ठीक है, गैलूमेटिक है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है अस्कार्बिक अम्ल, ये नहीं है विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स, नहीं तो ये भी है, फ्लोविक अम्ल भी है जो कि इसका बताया मैंने टेरोइल गैलूमेटिक है, जो कि विटामिन बी का हिस्सा ही माना जाता है एक तरह से। ठीक है, तो 32 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हो गया, स्कैर्विक अम्ल जो है सी का है। ठीक है, क्लियर हो गया। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी से संबंधित सब पूछा था, क्लियर हो गया। जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुला उठते हुए दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आप अगर ईंट है आपके पास आपके घर में तो आप देखे होंगे कि उसमें बुलबुला निकलता है। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्यों निकलता है? ठीक है, 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। 33वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही दिया है। क्या दिया है कि ईंट के द्वारा विस्थापित हवा होता है। याद रखिएगा विस्थापित जो है हवा निकलती है वही कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बुलबुला उठता है इसके कारण। चलेंगे 34वां प्रश्न, जिसमें ज़्यादा जानकारी देनी हो उसमें देते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे, जो कहाँ के निवासी थे ये पूछ रहा है। मतलब देखिए क्वेश्चन यहाँ बन गया, डीएनए का आविष्कारक कौन है? डीएनए फिंगरप्रिंट के आविष्कारक कौन है? तो एकेल जेफरी, याद रखेंगे एकेल जेफरी। अब कहाँ के थे ये सवाल बन गया है ना। तो याद रखिएगा जो है, याद रखिएगा कहाँ के थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन के थे। लेकिन अब पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार जो है मुख्यालय अगर पूछा जाए आपको कि कहाँ है, ठीक है, तो आप बताइएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में, अगर भारत से संबंधित हो तो हैदराबाद में, याद रखेंगे। चलेंगे चलिए 35वां प्रश्न का जवाब देंगे। 35वां प्रश्न क्या बोलता है? 35वां प्रश्न है कि विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष जो है प्रभावित करती है, बताइएगा क्या प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करती है रक्त के ऑक्सीजन की, ठीक है, रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को प्रभावित करती है। याद रखेंगे, याद रखेंगे। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे। 36वां प्रश्न का जवाब दीजिए कि मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? बताइएगा मिट्टी के तेल में लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? बताइएगा तेल जो है चढ़ने का कारण क्या है ये बताइएगा। बताएंगे 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36, ठीक है, तो याद रखिए 36 का आंसर का जवाब देंगे। आप जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी के सी का तत्व। चलिए 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण
है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है विकिरण है, बताएंगे निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है विकिरण है, बताएंगे, जवाब देंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा जो है, याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य का विकिरण है क्या है, बताएंगे। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे। जिन्होंने 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए एक्सरे किरणें का दिया है उन्होंने सही दिया है। विकिरण पूछा है तरंगदैर्घ्य का, तरंगदैर्घ्य विकिरण सबसे कम एक्सरे किरण का होता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि एक्सरे की खोज किसने की है, इसका जरूरी है तो सी रोंज, रोंज अगर बोलिएगा रोंजन, याद रखिएगा रोंजन बोलिएगा, रोंजन जी ने खोज की है, याद रखिएगा। अगर इसी में पूछ देता है कि रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग का उपयोग जो है हम लोग रडार में किया जाता है, याद रखिए रेडियो तरंग का उपयोग हम लोग रडार में करते हैं। अच्छा, परावैज्ञानिक का खोज किसने किया था, रिटर ने, कौन ने, रिटर ने। बस क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर रेडियो तरंग की अगर पूछ दे कि मतलब सर्वप्रथम जो है हम लोग हार्टज में किए थे, ठीक है, हार्टज में हम लोग किए थे, याद रखिएगा हार्टज HZ, ठीक है। आगे चलेगा 38वां प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, बताइएगा इनको किस क्षेत्र में मिला था। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आइंस्टीन ने पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के विद्युत प्रभाव पे किया था, याद रखिएगा विद्युत प्रभाव पे किया था। तो आगे देखिए न्यूटन ने, बताएगा न्यूटन की बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के बल पे दिया था, मैंने पढ़ा अभी। कैथोड किरण की खोज कौन की है, तो ये कैथोड किरण की खोज रदरफोर्ड किए थे, रदरफोर्ड, याद रखिएगा ये न्यूटन किए हैं, याद रखिएगा रदरफोर्ड। और सापेक्षिक सिद्धांत का जो कौन किए हैं, बताइएगा सापेक्षिक सिद्धांत, बताएंगे तो बताइए जल्दी फटाफट बताएंगे। इन्होंने ही किया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के विद्युत के प्रभाव के। चलेंगे आगे, 39वां प्रश्न का जवाब देंगे। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, सांस लेने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इसका जवाब देंगे। 39 का आंसर का जवाब देंगे, 39 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए O2 तथा Se का मिश्रण, मतलब याद रखिएगा हीलियम अक्रिय गैस जो है बहुत हल्का होता है, इसलिए हीलियम, इसे He मतलब हीलियम, ठीक है। O2 बताइए ऑक्सीजन है ना, O माने ऑक्सीजन होता है, तो हीलियम जो है हल्का होता है तथा अज्वलनशील होता है, मतलब अज्वलनशील होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलिए, 40वां प्रश्न बताइए, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किए, बताइएगा किस अयस्क से मैडम क्यूरियम ने रेडियम प्राप्त किए, बताइएगा। 40वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा रेडियम की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पीच ब्लेंड, याद रखिएगा पीच ब्लेंड ने किया था, याद रखिएगा। आगे चलेंगे 41वां प्रश्न का जवाब देंगे। 41वां प्रश्न, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बताएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका होगा सही होगा, ठीक है, जिनका सही होगा याद रखिएगा फोस्जीन, याद रखिएगा फोस्जीन, याद रखेंगे फोस्जीन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलेंगे 42वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। देखिए इस प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन भी क्वेश्चन में करवाया था। तो देखिए विटामिन ई का बात होता है, विटामिन ई की कमी से हो जाता है जनन। अगर विटामिन बी की बात बताइए, विटामिन के का बताइए। विटामिन के का आप जानते हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो रक्त का थक्का, ठीक है, थक्का, ठीक है। विटामिन बी में वेरी वेरी, याद रखिए वेरी वेरी, ठीक है। याद रखिए विटामिन सी में एस्कैरिक, ठीक है, क्लियर, ठीक है। वेरी वेरी रोग होता है और इसमें होता है, और याद रखिए एस्कैरिक रोग होता है सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा सूची 1 सूची 2 है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 में दिया गया है मिलान करना खोजकर्ता और खोज, ठीक है। खोजकर्ता और खोज पे मैंने नहीं किया है, बायोलॉजी में खोज कर दिया है लेकिन इसमें नहीं किया है। तो चलिए थोड़े से स्मॉल कर देता हूँ। तो चलिए खोज और खोजकर्ता के बारे में बताएंगे, बताइएगा खोज और खोजकर्ता के बारे में बताइए। तो बताइए जेनर ने क्या खोजा, वाटसन ने क्या खोजा, लैंडस्टीनर ने, फ्लेमिंग ने, बताइएगा। इसका आंसर का जवाब देंगे, आंसर का जवाब देंगे, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए बताइए, याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया, किसका टीकाकरण का खोज किया, याद रखिएगा
ए होगा 3, तो जिसमें ए 3 3 3 3 3 सब है, चारों आंसर है। ठीक है, वाटसन ने क्या खोजा, वाटसन ने क्या खोजा बताइएगा, द्विकुंडलीय सिद्धांत, द्विकुंडलीय वाटसन ने ऑप्शन नंबर 4 बी 4, जिसमें बी में 4 है, मतलब ए और डी कट गया। ठीक है, ए और डी को काट दीजिए। ठीक है, काट दिए तो बचा बी और सी में। अब बताइए लैंड स्ट्रीनर ने क्या खोजा, लैंड स्ट्रीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की, रुधिर वर्ग की ऑप्शन नंबर सी ए, सी का एक होगा तो ऑप्शन नंबर सी आंसर ही होगा। अब बचा कौन, तो आप जानते हैं फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया, है। क्लियर, चलेंगे आगे। चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं। चलिए 44वां प्रश्न का जवाब देंगे। 44वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, बताएंगे कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 44वां प्रश्न का जवाब देंगे, मतलब कहने का मतलब जो है आपका जो है क्या देखिए आप, सबसे अधिक प्रत्यास्थ मतलब कहने का मतलब अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ को आप बल से ढकेल दिए फिर वापस आ जाए उसी जगह, प्रत्यास्थ है, हिलेगा नहीं, तो उसी को तो सबसे ज़्यादा अधिक होता है स्टील में, याद रखेंगे स्टील में। ठीक है, आगे चलेंगे। 45वां प्रश्न का जवाब देंगे। 45वां प्रश्न है वर्णधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देता है? वर्णधता वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है कैसा दिखाई देता है, बताएंगे। तो लाल जो है आपको, तथा लाल और हरा पता नहीं चलता है, लाल और हरा का जो है कॉम्बिनेशन जो है पता नहीं चलता है, तो बताइए कैसा दिखाई देगा, लाल रंग कैसा दिखाई देगा, ये पूछ रहा है, बताएंगे 45वां प्रश्न का। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हरा दिखाई देगा, याद रखिएगा, हरा दिखाई देगा, लाल को हरा और हरा को क्या दिखाई देगा। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमा करता है? गिर्द मतलब कहने का प्रक्रमण करता है, मतलब आसपास घूमते रहता है। धूमकेतु सूर्य का प्रक्रमण करता है, किसका करता है? प्रक्रमण करता है, याद रखिएगा। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? तो सूर्य के प्रक्रमण करता है, याद रखिएगा। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि बताइएगा, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बताइएगा। 47वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसमें 2 ऑप्शन है, तो इसमें एक ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इसमें बताइए क्या होगा, मतलब कहने का मतलब जो आप अचानक धूप में रहते हैं, अचानक रूम में जाना पड़ता है, रूम में जाते हैं तो लाइट रहते हुए भी अंधेरा जैसा महसूस होता है, क्यों होता है ये बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आइरिस जो होता है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, अचानक आपको प्रकाश नहीं दे पाता, इसलिए धीरे धीरे वो आ जाता है। देखते हैं अचानक सूरज के रोशनी में जाइए और अचानक अंदर आइए रूम में, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा महसूस होगा, ठीक है, और ठंड में ज़्यादा ऐसे महसूस होता है, ठीक है। शीशा जो है, शीशा पेंसिलों, ठीक है, पेंसिलों में शीशा का प्रतिशत होता है, ठीक है, शीशा पेंसिलों में शीशा का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 0% होता है, याद रखेंगे 0% होता है, ठीक है। चलिएगा 49वां प्रश्न का जवाब देंगे। 49वां प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 49वां प्रश्न है कि पायस एक कोलॉइड होता है, पायस एक कोलॉइड होता है, ये बताएंगे। ये द्रव में, ठीक है, द्रव में है, याद रखेंगे। पायस द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, पायस जो है द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, ये होगा। देखिए यहाँ पे द्रव है, द्रव में द्रव का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी है। दोनों में द्रव है, द्रव प्लस द्रव का मिश्रण होता है, याद रखिए द्रव का मिश्रण होता है, इसी को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी में द्रव में द्रव में। ये द्रव में गैस का है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, द्रव में, ठीक है, द्रव है द्रव है, ठीक है। चलिएगा आगे का आंसर 50वां आंसर का जवाब देंगे। 50वां है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? प्रतिस्कंदक पदार्थ जो है कौन सा है? 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ये जो है फाइब्रिनोजेन, याद रखिएगा प्रोटीन का एक अंश है, मतलब कहने का था प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है, याद रखिएगा यही है, प्रोटीन पहले लगा दीजिए, और क्या, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला कीजिए, जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट हुई है उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। नई अकेडमी को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फुल वॉचिंग करें, फुल देखें, और आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट भी करें।
और ग्रुप नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे जाइए और जुड़ जाइए। नलिनी अकाडमी की शिक्षा मंत्र पे जाइए और जुड़ जाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम पे भी है नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र करके है, और आपका इंस्टाग्राम पे भी नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे है। अगर ज़्यादा जानकारी जानना हो तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि उस पर पर्सनली जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।